गलती ढूंढनी है तो ऐसे ढूंढे। जब कैल्विन कूलिज राष्ट्रपति थे तब मेरा मित्र व्हाइट हाउस में अतिथि के रूप में गया। राष्ट्रपति के प्राइवेट ऑफिस में जाते समय उसने सुना कि कूलिज अपनी सेक्रेटरी से कह रहे थे, तुमने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मितभाषी राष्ट्रपति ने आज तक किसी सेक्रेटरी की इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं की थी। यह तारीफ इतनी असामान्य और अनपेक्षित थी कि सेक्रेटरी शर्मा गई। फिर कॉलेज ने कहा, अब खुलकर कुप्पा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई अच्छी बात कहना चाहता था। आगे से मैं चाहूँगा कि तुम पत्रों में विराम चिन्ह की गलतियाँ कम किया करो। उनका तरीका कुछ ज़्यादा स्पष्ट था, परंतु मनोविज्ञान बहुत बढ़िया था। अगर हम पहले अच्छाइयों की तरफ सुन ले तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। नाई भी दाढ़ी बनाने से पहले उस पर साबुन मलता है, और यही मैकले ने 1896 में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते समय किया। उस जमाने के एक प्रसिद्ध रिपब्लिकन ने एक चुनावी भाषण लिखा जो उसकी नज़र में शिरोह, पैट्रिक हेनरी और डैनियल वेबस्टर के भाषणों में से बेहतर था। उस व्यक्ति ने बड़े गर्व के साथ इस अमर भाषण अन्याय को मैकले के सामने पढ़कर सुनाया। भाषण में कुछ अच्छी बातें थीं, परंतु यह उस मौके के हिसाब से ठीक नहीं थी। मैकले उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे उसके उत्साह को ठंडा नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें ना भी कहना था। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया। मेरे दोस्त, यह बहुत बढ़िया भाषण है, बहुत शानदार है। इससे अच्छा भाषण कोई लिख ही नहीं सकता। कई मौक़ों पर यह बिल्कुल सही भाषण होता, परंतु क्या यह इस मौके के लिए ठीक रहेगा? हालांकि यह आपके नज़रिए से सही है, परंतु हमें इसे पार्टी के नज़रिए से देखना होगा। अब घर जाकर इस भाषण को मेरे सुझाव तरीके से लिखें और मुझे इसकी प्रति भिजवा दें। उसने यही किया। मैकले के संशोधन और मार्गदर्शन ने उसे दोबारा भाषण लिखने में मदद की और वह उस अभियान पर प्रभावी वक्ता बन गया। यहाँ पर अब्राहम लिंकन का लिखा दूसरा सबसे प्रसिद्ध पत्र दिया जा रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध पत्र मिसिसिपी सभी को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने युद्ध में उसके 5 पुत्रों की मृत्यु पर अफसोस जताया। लिंकन ने शायद इस पत्र को 5 मिनट में ही लिख दिया होगा, परंतु 1926 में वही सार्वजनिक नीलामी में यह $12,000 में बिका। और मैं आपको बता दूं कि यह रकम उस राशि से ज़्यादा थी जो लिंकन 50 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बचा पाए थे। यह पत्र 26 अप्रैल 1863 को गृहयुद्ध के निराशाजनक दौर में जनरल जोसेफ हुकर को लिखा गया था। 18 महीनों से लिंकन की सेनाएं लगातार एक के बाद एक मोर्चे पर हार रही थी। सारे प्रयास व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण साबित हो रहे थे और सैनिक मारे जा रहे थे। देश स्तब्ध था। नौबत यहाँ तक आ गई कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी विद्रोह कर दिया और वे भी लिंकन को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना चाहते थे। हम आज विनाश के कगार पर हैं, लिंकन ने कहा। मुझे लगता है कि ईश्वर भी हमारे खिलाफ है। मुझे आशा की छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती। इतने घने अंधेरे और अराजकता के दौर में यह पत्र लिखा गया था। मैं यहाँ पर यह पत्र छाप रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि लिंकन ने किस तरह एक हठधर्मी जनरल को बदलने की कोशिश की, जबकि देश का भाग्य उस जनरल के कार्यों पर निर्भर था। राष्ट्रपति बनने के बाद शायद लिंकन का लिखा गया यह सबसे तीखा पत्र था, परंतु आप देखेंगे कि उन्होंने जनरल हुकर की गंभीर गलतियों की आलोचना करने से पहले उसकी तारीफ की। हाँ, गलतियाँ गंभीर थी, परंतु लिंकन ने ऐसा नहीं कहा। लिंकन अधिक उदार और कूटनीतिज्ञ थे। लिंकन ने लिखा, कुछ बातें हैं जिनको लेकर मैं आपसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। क्या कूटनीति थी, क्या व्यवहार कुशलता थी। यहाँ पर जनरल हुकर को लिखा हुआ पत्र, मैंने आपको पोटोमैक की सेना पर का सेनापति बनाया है। जाहिर है कि मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त कारण थे। इसके बावजूद
मुझे लगता है कि आपके लिए यह जानना बेहतर होगा कि कुछ बातें हैं जिनको लेकर मैं आपसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहादुर और कुशल सैनिक हैं, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। मुझे यह भी यकीन है कि आप राजनीति और अपने प्रोफेशन को एक साथ नहीं मिलाते, और आप बिल्कुल सही करते हैं। आप में आत्मविश्वास है जो अनिवार्य नहीं है, तो बहुमूल्य गुण तो है ही। आप महत्वाकांक्षी हैं जो सीमित मात्रा में हो तो हानिकारक ना होकर फायदेमंद साबित होता है। परंतु मुझे लगता है कि जनरल बर्नसाइड की कमान में आपने जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा का परिचय दिया था और उसके साथ यथासंभव असहयोग किया था। इस तरह आपने अपने देश के साथ अन्याय किया है, और एक योग्य व सम्मानित सैनिक साथी के साथ भी। मैंने सुना है, और मैंने विश्वास सूत्रों से सुना है कि आपने हाल ही में कहा है कि सेना और सरकार दोनों को ही तानाशाह की जरूरत है। जाहिर है कि मैंने आपको इस कारण नहीं बल्कि इसके बावजूद सेना की कमान सौंपी है। केवल वही जनरल तानाशाह बन सकते हैं जो सफलता हासिल करते हैं। मैं अब आपसे सैनिक सफलता चाहता हूँ, और मैं तानाशाही का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सरकार आपको अपनी तरफ से पूरा समर्थन देगी, जो यह अपने सभी सेनापतियों को देती है। मुझे डर है कि मैं आपने अपनी सेना में गलत भावनाओं को बढ़ावा दिया है। अपने कमांडर की आलोचना करने और उसमें विश्वास करने की वही आदत अब आपको झेलनी होगी। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस आदत को दूर करने में आपका सहयोग करूँगा। अगर सेना का मनोबल इस तरह का हो तो ना तो आप ही नेपोलियन, अगर वह फिर से जिंदा हो जाए तो इस सेना में कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। और मैं जल्दबाजी की आदत से सावधान रहें। जल्दबाजी की आदत से सावधान रहें, परंतु पूरी ऊर्जा और जागृत सतर्कता से आगे बढ़ें और हमें जीत दिलाएं। आप कुलिज था आप कुलिज या मैकेले या लिंकन नहीं हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या यह फिलॉसफी आपके रोजाना के बिजनेस में आपकी मदद करेगी? आइए देखें। हम फिलोडेल्फिया की वार कंपनी के WP गा का उदाहरण लें। वार कंपनी को फिलाडेल्फिया में एक निश्चित तारीख तक एक ऑफिस बनवाना और पूरा करवाना था। सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था। इमारत लगभग तैयार हो चुकी थी, परंतु तभी इस इमारत के बाहर का काम कर रहे ब्रोंज सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वह निश्चित तारीख तक माल नहीं भिजवा पाएगा। क्या पूरी बिल्डिंग का काम रुक जाएगा? भारी जुर्माना होगा, भारी नुकसान होगा, और यह सब सिर्फ एक आदमी की वजह से होगा। लंबी टेलीफोन चर्चाओं और गर्म बहसों से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मिस्टर गो को उस सब काउंटर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया ताकि वे शेयर की मांग में जाकर उसे पकड़ ले। जैसा ही मिस्टर गो उस सब कॉन्ट्रैक्टर फर्म के प्रेसिडेंट से मिले, गो ने कहा, क्या आप जानते हैं कि अपने नाम के ब्रुकलिन में आप अकेले ही आदमी हैं? प्रेसिडेंट को हैरत हुई। नहीं, मुझे पता नहीं था, मिस्टर गो ने कहा। जब मैं आज सुबह ट्रेन से उतरा तो मैंने आपका पता देखने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, और मैंने यह पाया कि ब्रुकलिन की टेलीफोन डायरेक्टरी में आप ही अपने नाम वाले इकलौते व्यक्ति हैं। मुझे यह नहीं मालूम था, सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर दिलचस्पी से इस तथ्य की जांच की। इसके बाद उसने गर्व से कहा, हाँ, यह नाम सामान्य नहीं है। मेरे पूर्वज 2 साल पहले हॉलैंड से आए थे और न्यूयॉर्क में बस गए थे। फिर वह कई मिनटों तक अपने परिवार और पूर्वजों के बारे में बातें करता रहा। जबकि उसकी बात खत्म हुई तो मिस्टर गोर ने प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्लाट कितना बड़ा है, और उसके देखे हुए बाकी प्लाट्स की तुलना में यह किस तरह बेहतर है। यह मेरी द्वारा देखी गई सबसे साफ सुथरी ब्रोंज फैक्ट्री है। सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, इससे बनाने में मैंने अपना जीवन लगा दिया है और मुझे इस पर गर्व है। क्या आप पूरी फैक्ट्री घूमना पसंद करेंगे? फैक्ट्री घूमते हुए मिस्टर गो ने निर्माण संबंधी कई बातों की सच्ची तारीफ की और बताया कि कैसे और क्यों उसकी निर्माण प्रक्रिया उसके प्रतिद्वंदियों से बेहतर थी। गो ने कई ऐसी मशीनों
को भी देखकर हैरानी जाहिर की जो उसने किसी और फैक्ट्री में नहीं देखी थी। सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, यह मशीनें उसी की बनाई हुई हैं। उसने गो को मशीनों के काम करने की प्रक्रिया समझाने में काफ़ी वक्त लगाया ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए कि इनसे कितना बेहतर काम होता है। उसने गो को लंच का न्योता दिया और आपने ध्यान दिया होगा कि अब तक गो ने अपनी मुलाकात के असली उद्देश्य के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। लंच के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, अब बिजनेस की बातें करने का वक्त आ गया है। जाहिर है मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। मुझे आशा नहीं थी कि हमारी मुलाकात इतनी सुखद होगी। अब आप निश्चित होकर फिलाडेल्फिया जा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका माल समय पर पहुँच जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे दूसरे ग्राहकों का माल भेजने में देर ही क्यों ना करनी पड़े। मिस्टर गो को बिना मांगे सब कुछ मिल गया। सामान समय पर पहुँच गया और इमारत का काम भी उसी समय पूर्ण हो गया जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने निर्धारित किया था। अगर मिस्टर गो ने भी हथौड़े और डायनामाइट वाली वही शैलियाँ अपनाई होती जो ज़्यादातर लोग आमतौर पर अपनाते हैं, तो क्या ऐसा संभव था। न्यू जर्सी के फोर्ट माउथ में फेडरल क्रेडिट यूनियन की एक ब्रांच मैनेजर ने हमारी क्लास में यह बताया कि किस तरह उसने अपनी एक कर्मचारी को अधिक कुशल बनाने में मदद की। हमने एक लड़की को टेलर की ट्रेनिंग पर रखा था। ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। पूरे दिन उसे कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आती थी, परंतु दिन के अंत में उसे समस्या आती थी क्योंकि उसे बैलेंस मिलाने में बहुत देर लगती थी। हेड टेलर मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे साफ कह दिया कि इस लड़की को नौकरी से निकाल देना चाहिए। उसके कारण सबको देर हो जाती है। उसका काम बहुत धीमा है। मैंने उसे बार बार समझाया, परंतु उसे समझ में नहीं आता। उसे निकालने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अगले दिन मैंने उसे काम करते हुए देखा। ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार सचमुच बहुत अच्छा था और सामान्य कामकाज में उसकी रफ्तार भी अच्छी थी। दिन के अंत में बैलेंस मिलाते समय मैंने उसे देखा और मुझे समझ में आ गया कि उसे देर क्यों हो जाती है। ऑफिस बंद होने के बाद मैं उससे मिलने गई। वह नर्वस और परेशान सी थी। मैंने ग्राहकों से उसके व्यवहार की तारीफ की और उसे काम की गति की भी सराहना की। फिर मैंने उसे कैश का बैलेंस मिलाने का आसान तरीका बताया। एक बार उसे यह पता चल गया कि मुझे उसमें भरोसा है, तो उसने मेरे सुझावों को बेहिचक मान लिया और वह जल्दी ही मेरे बताए तरीके से बैलेंस मिलाने लगी। इसके बाद ना तो उसे कोई समस्या आई, ना ही उसको लेकर हमें कोई समस्या आई। तारीफ से अपनी बात शुरू करना दांतों के डॉक्टर की तरह है जो अपने काम की शुरुआत नोवेकेन से करता है। मरीज का दांत तो उखड़ता है, परंतु नोवेकेन के कारण उसे दर्द नहीं होता। किसी लीडर को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें।